हाय दोस्तों, सीटेट की एग्ज़ाम कल संडे को होने वाली है, इसीलिए जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को रिवीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में वहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार जो है अपलोड करते जा रहा हूँ। आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इसको वॉच कीजिए और इसको अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे कि अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। अपेची और क्रो जो है ये सभी क्वेश्चन जो है एसएसटी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो अपेची और क्रो जो है वो क्या है, उत्तरी अमेरिका का कबीला है। क्या है, उत्तरी अमेरिका के ये कबीले हैं दोनों, अपेची और क्रो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो है अरावली पर्वत की जो चट्टान है वो भी क्या है, सबसे प्राचीन जो है पर्वत है, वहाँ चट्टान है, तो वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या होता है, परपटी होता है। परपटी में से जो खान के निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्खनन। जो कम गहराई को खोद करके निकाला जाता है खनिजों को, उसको क्या कहते हैं, उत्खनन। क्या कहते हैं, उत्खनन। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ 2 पॉइंट छिपा हुआ है कि ग्राम का प्रमुख कौन होता था, ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, इसमें से कौन जो है वो नहीं है, मतलब गलत आंसर इसमें हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। वह प्रायः भूस्वामी होता था, बड़ा भूस्वामी, जी बिल्कुल सही है। उसको पद विरासत में मिलता था, ठीक है, ये ग्राम भोजक का जो पद था वो वंशानुगत होता था। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया, यही हमारा नेगेटिव है। वो टैक्स भी वसूल करते थे, इंस्पेक्टर का भी काम करते थे वो लोग। ठीक है, कौन, ग्राम भोजक। तो यहाँ पर बोला कि राजा ने टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया, नहीं, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो गलत था वही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा था, इसलिए नेगेटिव ही खोजेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का नाम कितनी बार आया है। तो ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख नदी कौन थी, सिंधु नदी थी। कौन थी, सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी पूछेगा तो वो थी सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। और यहाँ पर पूछा है हमसे गंगा और यमुना को नाम कितनी बार आया है। तो गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में जो है 1 बार आया है। कितने बार, 1 बार यहाँ पर आया है, जो साफ साफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो गंगा और यमुना का नाम जो है 1 ही बार आता है ऋग्वेद में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। चिरांद, चिरांद जो है वो कहाँ है, चिरांद है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, चिरांद जो है वो है बिहार में। इसके बाद कोल्डिहुआ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में। और हल्लूर कहाँ है, हल्लूर जो है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर मैचिंग कर लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए हल्लूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश। बुर्जहोम कश्मीर। कोल्डिहुआ जो है वो है उत्तर प्रदेश। और चिरांद कहाँ है, बिहार। ठीक है, मैं यहाँ पर सभी का आंसर मिलान कर दिया हूँ, आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा, इससे क्वेश्चन देखने को मिलती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे। मणिग्राम और नानदेशी जो थे वो क्या थे, चोल काल के प्रसिद्ध शासक, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, लोक शासन की, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों को ब्राह्मदेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। देखिए यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर होगा, मणिग्राम और नानदेशी जो थे वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। कौन थे, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। ठीक, चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो फिर कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। मध्यकालीन असम में
पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? मध्यकालीन असम में जो है पाइक किसको बोला जाता था? पाइक जो होता था उस समय जो मध्यकालीन भारत में जो है वो जो मजदूर होते थे उसको ज़बरदस्ती खटवाया जाता था और उसके बदले कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था, उसी को बोलते थे पाइक। जो किसको बोलते थे? बलात मजदूर को। बलात मजदूर मतलब ज़बरदस्ती जिसको खटवाते थे मजदूर को, उसी को बोलते हैं बलात मजदूर। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता था? मध्यकालीन में पाइक बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित किस नगर से सक्रिय भाग निभाया था? तो देखिए बेगम हजरत महल जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो अपने बेटे के उत्तराधिकारी के लिए लड़ा था। जिस तरह से ग्वालियर से झांसी की रानी लड़ी थी अपने उत्तराधिकारी के लिए, उसी तरह ये भी जो है लखनऊ से अपने उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पर युद्ध कर रहे थे 1857 का। ठीक, तो 1857 का जो युद्ध है वो कहाँ से लड़ा गया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने यहाँ पर अपना जो है संग्राम शुरू किया था। कहाँ से? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने शुरू किया था। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ है? तो देखिए 19वीं सदी में ब्रिटेन जब औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था तो उन लोगों के जो है बाहर से कच्चा माल लाने की अब आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत में ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उन लोगों को कच्चे माल के जो है खदान मिल चुका था। इसीलिए जो है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन चुका था। अब यहाँ से उन लोगों को कच्चे माल की आपूर्ति होने लगा था और उल्टा अब यहाँ भारत से निकाल के अब ये विदेशों में भेजने लगे थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत का स्रोत है? गैर परंपरागत मतलब होता है उसको वो ऊर्जा जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जिसको नवीनीकरण भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ इसमें ईंधन जो है हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस जिसको CNG बोला जाता है, ये भी एक बार यूज होने के बाद नहीं कर सकते हैं। कोयला भी जला देने के बाद यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है वो गलत हो गया। तो बचा कौन? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम लोग बार बार जो है यूज कर सकते हैं। तो यही हो गया गैर परंपरागत। ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। ये पिक्चर को देख करके आपको यहाँ पे बताना है कि ये क्या है। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके सभी समझा देता हूँ। सूर्य ग्रहण किसको बोलते हैं? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये सभी के बीच में जो है जब चांद बीच में आ जाता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तब क्या बोलते हैं? जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी जब आ जाता है तो होता है क्या? चंद्र ग्रहण। ठीक है, क्या होता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाता है। कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ठीक, हमसे और बचा यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोला? ये तीनों एक सिद्ध में नहीं है। एक सिद्ध में होगा तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सिद्ध में नहीं है। ये क्या है? ये तीनों जो है वो समकोण एंगल में। जब समकोण एंगल में हो तो वहाँ पर क्या होता है? वृत्तीय ज्वार भाटा होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण का एंगल बना ले तो वो ज्वार भाटा होता है। जब तीनों एक साथ होता है एक लाइन में तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चांद बीच में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ज्वार भाटा। ठीक, ज्वार भाटा का ये पिक्चर दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या वायु तापमान। तो देखिए वाक दिग्दर्शी जो है उससे हम लोग पवन का दिशा या वायु का दिशा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, तो वाक दिशा से क्या वाक दिग्दर्शी से हम लोग वायु दिशा का माप करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व के कौन से रूप में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी या पट्टेदारी समझौता। तो देखिए मैं यहाँ तीनों का अच्छे तरह से बता दे रहा हूँ। रैयतवाड़ी क्या था? रैयतवाड़ी मतलब होता है जिसमें किसान से कर लिया जाता था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी जो कब चालू हुआ था?
1820 में। महालवाड़ी जिसमें गांव के मुखिया से कर लिया जाता था, ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1822 में, ठीक। अस्थाई बंदोबस्त ये था कि इसमें ज़मींदारों से लिया जाता था, ज़मींदारों से लिया जाता था, ये हुआ था 1793 में कॉर्नवालिस के समय, ठीक। तो यहाँ पर किससे हमको पूछा था? राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में, है ना, जमींदारी। तो जमींदारी प्रथा किस में थी? अस्थाई में थी। अस्थाई पर जो बंदोबस्त था उसमें जमींदारों से लिया जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अस्थाई, जो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें जो जमींदार होते थे उनसे जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जाफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई भी वंशज जो है शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। मतलब बहादुर शाह जाफर जो द्वितीय है वो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक होगा, इसके बाद कोई भी मुगल सम्राट यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि ये बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मुगल सम्राट यहाँ से नहीं होगा, अब यहाँ से सिर्फ ब्रिटिश शासक ही आगे से चलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैनिंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो देखिए अवध पर जो है उस समय कौन शासक थे? उस समय तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे उस समय अवध पर जो है राज कर रहे थे। तो इसी को हड़पने के लिए इस पर क्या किया गया था? कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। कुशासन का आरोप लगाया गया था, वो किसने लगाया था? डलहौजी ने ही जो है अवध को अपने अंडर में मिलाने के लिए उस पर कुशासन का आरोप लगाया था। किस पर लगाया था? अवध पर। अवध पर कौन था उस समय शासक? वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो देखिए अनुभवजन्य साक्ष्य जो है वो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया के एकत्रित आंकड़े को अनुभवजन्य साक्ष्य कहते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया को एकत्रित करने के आंकड़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा का अर्थ क्या है? ठीक है, अच्छी तरह से ये क्वेश्चन देखिएगा। उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा क्या है? तो देखिए उत्तराधिकार के जो प्रथा था सहदायद में, वो था कि सभी जितने भी पुत्र, एक पिता के जितने भी पुत्र थे उन सभी को बराबर बराबर भागों में जो है विरासत को बांटा जाएगा, ठीक। इसी को बोलते थे उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा, ठीक है। तो उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा क्या होगा? सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, सभी के बीच, किसी पसंदीदा या बड़ा छोटा किसी के पास नहीं, सभी जितने भी पुत्र होंगे पिता के सभी के बीच में विरासत जो है बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आज की आखिरी क्वेश्चन थी और शायद ये अब सीटेट जुलाई 2024 की ये आखिरी क्लास हो सकती है, क्योंकि अब कल तो एग्ज़ाम्स है और सभी को एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी का एग्ज़ाम जो है अच्छी तरह से जाए और आप लोग सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से फोड़ करके आएँ, ठीक है। इसका कल जो एग्ज़ाम्स होगा उसका क्वेश्चन का एनालाइज भी किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा और आपका एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से जाए, ठीक है। तब तक ले मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद।